Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for class 9 social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करने की आवश्यकता है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। सो आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं और आज के इस सेशन में आप सभी को पता है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, जो पहले एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं या आगे जिन क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना थोड़ा यहां पर ज्यादा है। ठीक है, सो इससे पहले मैंने आपको सिविक्स का जो हमारा टर्म 2 एग्जामिनेशन का चैप्टर था जिसमें हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, वो कंप्लीट करा दिया है और आज उसका नेक्स्ट चैप्टर हम यहां पर कवर करेंगे जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो इसके वन शॉट रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टेस्ट पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, इन सब के वीडियोस आपको ऑलरेडी यहां पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं और उसी सीरीज में अब हम यहां पर इस चैप्टर का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वाला जो सीरीज है वो यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपकी 9th और 10th क्लास की टीम है, ठीक है, टीचर्स की, जो आपको बहुत शानदार वीडियोस यहां पर प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, चलिए, सो ये वाला जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 का टाइटल है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। एक बात यहां पर ये बता देना चाहता हूं कि इसमें हर तरीके के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, चाहे वो 1 मार्कर हो, चाहे वो 3 मार्कर हो, चाहे 5 मार्कर हो, तो आपको सभी तरीके के क्वेश्चंस यहां पर मिल जाएंगे और उनका जो भी यहां पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को यहां पर सीख पाएं। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर बात करेंगे पहले क्वेश्चन के बारे में, विच इज द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय जो पार्लियामेंट है, भारतीय संसद है, उसका जो अपर हाउस होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि लोअर मतलब एल, ठीक है, और लोकसभा मतलब एल। तो यहां पर क्या है कि इस तरीके से आप इसको यहां पर याद रख सकते हो, ठीक है, कि एल मतलब लोअर और एल मतलब लोकसभा। ठीक है, तो ये चीज अगर आप याद रखेंगे तो सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी और इसको याद रखना है तो दूसरा वाला जो है वो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। सो अगर लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं तो राज्यसभा जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको यहां पर हम अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट इन राज्यसभा। राज्यसभा में टोटल कितने जो मेंबर्स हैं उनको प्रेसिडेंट यहां पर नॉमिनेट कर सकता है? तो आप सभी को पता है कि देखिए, अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, है ना, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है? 250। ठीक है, किसकी? राज्यसभा की, जिसमें से 238 जो है अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आपको देखने को मिलेंगे और 12 लोग जो है वो कहां से मिलेंगे? आपको नॉमिनेटेड देखने को मिलेंगे। सो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो राज्यसभा के 12 मेंबर्स को यहां पर नॉमिनेट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 12 मेंबर्स। ठीक है, याद रखिएगा। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी के मेंबर्स होते थे उनको भी नॉमिनेट यहां पर किया जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि सबको ये लगता है कि एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो लोकसभा में पर्याप्त है, इसलिए अब उस चीज को यहां पर समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि पहले ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल करते थे, तो कई सारे ब्रिटिशर्स ने इंडियन से शादी करी और कई सारे इंडियन ने ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पर उनसे शादी करी, तो उनकी वजह से जो फैमिली यहाँ पर आगे बढ़ रही है उसको हम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 12 मेंबर जो है वो आपको राज्यसभा में नॉमिनेट होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और लोकसभा में पहले 2 नॉमिनेट करते थे, लेकिन अब वो प्रोविजन जो है वो यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज एसईबीसी। एसईबीसी यहां पर क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि सोशली और इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस यहां पर है उनको हम यहां पर एसईबीसी यहां पर कहते हैं। एसईबीसी इज अनदर नेम फॉर ऑल दोज पीपल हु बिलोंग टू द कास्ट दैट आर कंसिडर्ड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि अगर वो सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से या आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली रूप से, है ना, यहां पर इकोनॉमिकली भी जो है वो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके फुल फॉर्म में जो है वो इकोनॉमिकली यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें यहां पर जो सबसे अच्छा चीज यहां पर रहेगा, अगर आप यहां पर सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड यहां पर चीजें बताएंगे, तो इकोनॉमिकली अगर वो बैकवर्ड है तो एजुकेशनली भी यहां पर बैकवर्ड होते हैं, तो उन लोगों को यहां पर हम सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है वो यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली 1 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शंस। ठीक है, लोकसभा इलेक्शंस में अगर आपको यहां पर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, या इलेक्शन में खड़े होना है, तो यहां पर आपको कितनी एज चाहिए? तो याद रखिएगा, लोकसभा के लिए जो एज यहां पर आपको देखने को मिलेगी ये है 25 साल। ठीक है, राज्यसभा के केस में अगर आप देखोगे तो राज्यसभा के केस में 30 साल। ठीक है,
प्रेसिडेंट के केस में या गवर्नर के केस में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको 35 ईयर्स देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो आपसे डायरेक्टली पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, और अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, गवर्नर बनना चाहते हैं, तो आपकी एज मिनिमम जो है वो यहां पर 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो इसमें लोकसभा का पूछा गया था तो 25 ईयर्स इसका राइट आंसर होगा। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के जो मैक्सिमम मेंबर्स यहां पर होते हैं वो कितने होते हैं? तो याद रखिएगा, मैक्सिमम मैंने आपको अभी बताया था 238 ये हो गया, प्लस 12 ये हो गए, तो टोटल यहां पर कितने हो गए? 250। 250 तो मैक्सिमम है, लेकिन अगर अभी की स्ट्रेंथ हम यहां पर देखेंगे तो अभी की जो स्ट्रेंथ है, करंट स्ट्रेंथ, वो कितनी है? वो है 245। ठीक है, तो करंट स्ट्रेंथ आपको 245 देखने को मिलेगी, जिसमें से 233 जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से आते हैं, और 12 जो है वो आपको नॉमिनेटेड यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी जो है वो 245 है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो यहां पर कितनी हो सकती है? वो हो सकती है 250। ठीक है, तो इसलिए 250 मेंबर्स यहां पर जो है आंसर में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा के जो यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वहां पर जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है उसकी अध्यक्षता जो है वो यहां पर कौन करते हैं? तो सबका देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा के जो यहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं स्पीकर। ठीक है, जैसे आज के टाइम पीरियड पर लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका नाम है श्री ओम बिरला। फिर उसके बाद राज्यसभा के केस में अगर आप देखेंगे तो भारत का जो प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो एक्स ऑफिशियो यहां पर आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे। किसके? जो आपका यहां पर राज्यसभा होता है, मतलब कि भारत का जो भी उपराष्ट्रपति यहां पर बनेगा, है ना, वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, वो ऑटोमेटिकली क्या है कि जो राज्यसभा है उसका चेयरमैन भी यहां पर बन जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, दोनों का ज्वाइंट सेशन यहां पर होता है। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है, हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट सेशन के बारे में, कि अगर मान लीजिए कि दोनों का, लोकसभा का राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन यहां पर होगा, ठीक है, तो यहां पर कौन करेगा उसकी अध्यक्षता? तो उसकी अध्यक्षता जो है वो स्पीकर करता है। ठीक है, तो एक ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अकेले लोकसभा स्पीकर, अकेले राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद अकेले अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों का ज्वाइंट सेशन यहां पर होगा तो स्पीकर यहां पर करेगा। ठीक है, और अगर इनकी अनुपस्थिति यहां पर होती है, ये एब्सेंट यहां पर होते हैं, तो डेप्यूटीज भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेम द इंस्टीट्यूशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारे यहां पर 3 ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो यहां पर क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव हो गया। ठीक है, इससे पहले अगर आप देखेंगे तो लेजिस्लेचर हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका लेजिस्लेचर, और एक और इंस्टीट्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं जुडिशरी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है कि लॉ बनाने का काम किसका है? वो लेजिस्लेचर का है ना। लेजिस्लेचर में अगर हम देखेंगे तो उसमें पार्लियामेंट यहां पर आएगा, लोकसभा, राज्यसभा वगैरह ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एग्जीक्यूटिव में अगर हम देखेंगे तो इसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी होते हैं और परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। वो लोग यहां पर क्या करेंगे कि जो भी कानून यहां पर बनेगा उसका इंप्लीमेंटेशन जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाएगा। अब जो भी कानून यहां पर बने हैं, है ना, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, इस बात की निगरानी, इस बात की जांच कौन करता है? वो जुडिशरी यहां पर करता है। तो अभी पूछा जा रहा है कि जो भी कानून यहां पर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो उसको इंप्लीमेंट करेंगे एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी होते हैं और यहां पर परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस? तो प्रेसिडेंट की जो यहां पर एग्जीक्यूटिव पावर होती है ना, आर्म्ड फोर्सेस में अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको आर्मी देखने को मिलेगा। ठीक है, नेवी देखने को मिलेगा, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसके जो सुप्रीम कमांडर आपको देखने को मिलते हैं ये कौन होते हैं? ये भारत का राष्ट्रपति जो है वो यहां पर आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो राइट आंसर इज द प्रेसिडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, हु आर द कैबिनेट मिनिस्टर्स? कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो यहां पर क्या होते हैं? अगर आप देखेंगे कि कोई भी रूलिंग पार्टी होती है ना, जैसे एक टर्म आपने और यहां पर सुना होगा जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अलग अलग तरीके के मिनिस्टर्स आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, जैसे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, है ना, फिर कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ये टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी होते हैं, हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज। ठीक है, जैसे अगर आप देखेंगे तो इसमें होम मिनिस्ट्री हो गया। ठीक है, फिर यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री यहां पर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री यहां पर हो गया। तो ये सारे के सारे जो यहां पर मिनिस्टर्स होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी मेजॉरिटी यहाँ पर डिसीजन सरकार के द्वारा लिए जाते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अलग अलग तरीके के मिनिस्टर होते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक आपको कैबिनेट मिनिस्टर भी यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगली बात करते हैं, हाउ डज जुडिशरी एक्ट एज ए गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर आप लोगों को ये बात यहां पर ध्यान है कि भाई अगर मान लीजिए कि हमारे कहीं भी फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है ना, तो जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, कोई भी फंडामेंटल राइट है, अगर उसका यहां पर वॉल्यूशन होता है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और हाई कोर्ट भी यहां पर जा सकते हो। ठीक है, मतलब आपके फंडामेंटल राइट को यहां पर प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो यहां पर हाई कोर्ट को भी दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट को भी दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर जो है वो यहां पर ज्यादा है। सो जुडिशरी एक्ट एज अ गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल हैव राइट टू अप्रोच द कोर्ट टू सीक रेमेडी इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। ठीक है, मतलब यहां पर क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो गार्डियन यहां पर हैं वो कौन है, वो जुडिशरी हैं। मतलब कि उसमें जो आपने कानून बनाया है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है या कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन यहां पर लिखे गए हैं उनको यहां पर वायलेट करता है, तो उस पर्टिकुलर कानून व्यवस्था को जो है वो यहां पर क्या कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो जुडिशरी यहां पर डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह होते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए, है ना, एक यहाँ पर कमीशन बनाने की बात करी गई थी जिसको बोलते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को यहाँ पर फॉलो नहीं करता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, है ना, मतलब जिन प्रिंसिपल्स को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए उनको यहाँ पर फॉलो नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इन्होंने नल एंड वॉइड यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था। सो जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन की तरह काम करती है, और अगर आपके मतलब कभी भी लगता है कि आपका भाई फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन यहाँ पर हुआ है, सो आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो और हाई कोर्ट भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट में अगर हम देखेंगे तो आर्टिकल नंबर 32, ठीक है, और हाई कोर्ट के केस में अगर हम देखेंगे सो आर्टिकल नंबर 226। इसके तहत यहां पर क्या होते हैं कि अलग अलग तरीके के जो रिट्स होते हैं, ठीक है, रिट्स मतलब इनके द्वारा जो निर्णय यहां पर दिया जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर इंसान का जो है वो यहां पर फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम ये रिट पर्टिकुलर जारी कर रहे हैं और आप हमें इसके बारे में जवाब दीजिए। ठीक है, सो ये प्रोविजन आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ मनी बिल। ठीक है, मनी बिल जो है उसके स्पेशल फीचर यहां पर क्या देखने को मिलेंगे। अब देखो ये काफी बार हमने पढ़ा हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या है कि जो भी यहां पर बिल होंगे, है ना, जो किससे रिलेटेड होंगे, मनी रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे, है ना, वो सारे के सारे बिल यहां पर क्या होंगे, उनको हम जो है वो मनी बिल यहां पर कहते हैं। अब अगर अगली बात यहां पर देखेंगे, बिल डील्स विद मनी ओनली इज कॉल्ड मनी बिल। अब मनी बिल इज इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि मनी बिल जो है वो कहां पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो मनी बिल हमेशा जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस यहां पर किया जाएगा। इट कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय द राज्यसभा। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है कि राज्यसभा जो है ना तो इसको अमेंड कर सकता है, अपनी गाइडलाइंस जो है ना, अपनी रिकमेंडेशंस यहां पर भेज सकता है वो लोकसभा को, लोकसभा उसे मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। और राज्यसभा के पास एक ये भी चीज होता है कि भाई मनी बिल को वो 14 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, है ना, मतलब बाकी बिल जो है वो थोड़ा ज्यादा टाइम तक रखा जा सकता है, लेकिन मनी बिल के केस में उसे 14 दिन से ज्यादा डिले यहां पर नहीं कर सकते हैं। अगर 14 दिन में ये लोग यहां पर नहीं भेज पाएंगे अपनी रिकमेंडेशंस या क्या चेंजेस वगैरह चाहते हैं, या उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे या उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो यहां पर क्या होगा कि उसको पास यहां पर मान लिया जाएगा। प्रेसिडेंट कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ मनी बिल बट कैन नॉट रिटर्न इट फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है, जब भी यहां पर वो जैसे मान लीजिए कि राज्यसभा से भी पास हो गया, अब प्रेसिडेंट के पास जाएगा, क्योंकि कोई भी बिल जो है वो तभी तक लॉ बनता है जब उसमें प्रेसिडेंट अपना एसेंट यहां पर देंगे, मतलब उसको अगर एक्सेप्ट करेंगे तभी यहां पर क्या है कि वो बिल जो है वो कानून बनेगा। सो जब प्रेसिडेंट के पास ये मनी बिल जाता है ना, तो या तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हो कि उसको एक्सेप्ट कर लो आप, या तो रिजेक्ट कर लो, लेकिन उसको रिटर्न नहीं कर सकते रिकंसिडरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जब मनी बिल यहां पर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है ना, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन होती है, मतलब पहले प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है वो बिल और उसके बाद यहां पर क्या है कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसी वजह से यहां पर क्या है कि मनी बिल के केस में उसको वापस यहां पर नहीं किया जा सकता, है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारे फीचर्स हो गए मनी बिल के बारे में। अगली बात यहां पर दी गई है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के स्ट्रक्चर के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, मतलब लोकसभा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको यहां पर मेंशन करने। सो लोकसभा को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं
वो यहाँ पर किसने इलेक्ट करके भेजे हैं, वो जनता ने इलेक्ट करके यहाँ पर भेजे हैं। इट इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसको हम लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट भी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। देयर कैन बी 545 मेंबर्स, ठीक है। 545 मेंबर्स कैसे होंगे, देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि 530 मेंबर, उसके बाद 20 मेंबर और उसके बाद 2 मेंबर। ये जो पर्टिकुलर लोग होंगे 530 लोग यहाँ पर कहाँ से आएंगे, ये स्टेट से आएंगे, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी से आएंगे और ये यहाँ पर क्या है कि एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है ना उससे यहाँ पर आएंगे। मतलब कि अभी तक यहाँ पर क्या होता था कि जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ पर बताई गई थी लोकसभा की वो 552 यहाँ पर बताई गई थी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको बताया था कि अभी के टाइम पीरियड पर जो स्ट्रेंथ है वो 545 हुआ करती थी, मतलब 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से लोग आते थे और 2 एंग्लो इंडियन वाले आते थे। लेकिन अब ये चीज यहाँ पर क्या है कि खत्म कर दी गई है, तो आज के टाइम पीरियड पर 543 जो है वो स्ट्रेंथ है, लेकिन देयर कैन बी 545 मेंबर्स आप लिख सकते हैं। लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, है ना। डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जनता इसमें क्या करती है कि खुद यहाँ पर वोट जो है वो डालती है। इट इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, राज्यसभा से ज्यादा आपको यहाँ पर पावर देखने को मिलेगी, है ना। जैसे इसमें अगर आप कुछ पॉइंट यहाँ पर मेंशन करना चाहें, सो मनी बिल कहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, मनी बिल जो है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। दूसरी बात, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, ठीक है, सरकार के पास मेजॉरिटी है या नहीं है, इस बात का जो प्रूफ यहाँ पर होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत होगा, तो वो कहां पर होता है, वो भी केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। और राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो कैसा होता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें आप यहां पर बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अब राज्यसभा का स्ट्रक्चर आपको लिखना है। सो राज्यसभा जो है उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे इससे पहले लोकसभा में मैंने आपको क्या बताया था, हाउस ऑफ द पीपल, है ना, उसी तरीके से जो राज्यसभा है इसको हम काउंसिल ऑफ द स्टेट्स यहाँ पर कहते हैं, और इसको हम यहाँ पर अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। जैसे लोकसभा लोअर हाउस, उसी तरीके से राज्यसभा जो होता है उसको हम अपर हाउस कहते हैं। देयर कैन बी 250 मेंबर्स, ठीक है, आपको पता है 238 इलेक्टेड और 12 जो है वो नॉमिनेटेड होंगे। राज्यसभा इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, मतलब ये जो 238 लोग आपको देखने को मिलेंगे ये कहां से आएंगे, ये स्टेट से आते हैं, ठीक है। अब स्टेट्स में जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, जिसको हिंदी में हम विधायक कहते हैं, तो विधायक लोग क्या करते हैं कि वो इलेक्ट करके यहाँ पर जो भी मेंबर होते हैं राज्यसभा के उनको भेजते हैं। हम लोग यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इट इज लेस पावरफुल देन लोकसभा, आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है कि क्यों लेस पावरफुल है। इट इज द परमानेंट हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि राज्यसभा जो है ना वो कभी डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। जैसे लोकसभा क्या होता है कि हर 5 साल में जो है वो डिसॉल्व हो जाती है ना, फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये कभी डिसॉल्व नहीं होगा, ये परमानेंट हाउस होगा, हमेशा कोई ना कोई मेंबर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि हर 2 साल में, ठीक है, एवरी 2 ईयर्स जो 1/3 मेंबर होते हैं, ठीक है, 1/3 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर रिटायर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि 1/3 ही मेंबर है, 2/3 जो है वो हमेशा यहाँ पर बचे रहते हैं, और इसीलिए कभी भी ये पर्टिकुलर जो हाउस है वो आपको डिसॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोकसभा का और राज्यसभा का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, हाउ यू कैन से दैट लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा, है ना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है पेपर में कि आप कैसे कह सकते हैं कि लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि हमने एक बात ऑलरेडी समझा था कि मनी मैटर पे जो है वो यहाँ पर क्या है कि लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, वंस द मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट, है ना। और अगर आप ये बोलोगे तो यहाँ पर 14 डेज वाला पॉइंट भी लिख सकते हो कि केवल उसको कितने दिन तक ये डिले कर सकते हैं, 14 दिन तक। अगर 14 दिन के बाद अगर 14 दिन हो गए कंप्लीट तो फिर ऑटोमेटिकली क्या है कि वो बिल जो है वो यहाँ पर पास माना जाएगा। द पार्टी और ग्रुप विच अटेन्स द मेजॉरिटी इन द लोकसभा फॉर्म द गवर्नमेंट, लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, है ना। जो भी आपके मिनिस्टर वगैरह होते हैं ये लोकसभा के प्रति यहाँ पर उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वहां पर अगर इनसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनको यहाँ पर आंसर करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें आप एक पॉइंट अभी मैंने आपको जो बताया नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो केवल लोकसभा में यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी जा सकती है। अगर सरकार यहाँ पर क्या है कि अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाएगा तो प्रेसिडेंट और उनके जो भी मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनको रिजाइन यहाँ पर करना पड़ता है। तो ये सब चीजें कहाँ पर होंगी, ये लोकसभा में होंगी, राज्यसभा में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर। सो इस तरीके से आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज्यादा पावरफुल आपको देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ द राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स हैज इम्पोज सर्टेन कंस्ट्रेंट
ऑन द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब देखो यहां पर क्या आता है कि कोलिशन जो पॉलिटिक्स होती है ना, उसी को अगर हम देखेंगे तो यहां पर हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, कभी भी मान लीजिए कि कोई एक सिंगल पार्टी है जिसको यहां पर मेजोरिटी नहीं मिली, है ना। मेजोरिटी का मतलब यहां पर क्या हुआ कि जैसे मान लो 200 सीट है ना, एक अगर इसमें मेजोरिटी यहां पर चाहिए तो कम से कम आपको 101 जो यहां पर सीट्स हैं वो जीतनी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक सिंगल पार्टी को इतनी सीट्स यहां पर नहीं मिलती है, तो वो क्या करते हैं कि 2 पार्टी मिनिमम या उससे ज्यादा पार्टीज के साथ कोलिशन बनाते हैं। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन यहां पर होता है वो यहां पर क्या कहलाती है, वो कोलिशन गवर्नमेंट यहां पर कहलाती है। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि जब भी कोलिशन पॉलिटिक्स होता है उसमें क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि दूसरी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया हुआ है, तो उनकी भी बात यहां पर माननी पड़ेगी। तो कई बार क्या होता है कि कुछ लिमिटेशंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लगती हुई दिखाई देती हैं, उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो बोला जा रहा है इन रिसेंट ईयर राइज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स हैज इंपोज सर्टेन कंस्ट्रेंट ऑन द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से प्राइम मिनिस्टर की पावर के ऊपर कुछ यहां पर जो है वो रुकावटें आपको देखने को मिलेंगी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स। ठीक है, ही और शी दोनों लिख सकते हैं आप। ठीक है, वो डिपेंड करता है, अगर आप चाहो तो ही भी लिख सकते हो और शी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, सो यहां पर क्या है, ये बोला जा रहा है कि जैसा वो डिसीजन लेना चाहते हैं वैसा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मतलब अकेले मैं सोच रहा हूं कि भाई मैं इस तरीके से कोई डिसीजन लूंगा, लेकिन जो मेरे सपोर्टर्स हैं उनको भी यहां पर कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। मैं अपने हिसाब से यहां पर डिसीजंस जो है वो यहां पर फाइनल नहीं कर सकता हूं। ही हैज टू बी अकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्शंस, ठीक है, इन हिज पार्टी एज वेल एज अमंग अलायंस पार्टनर्स। ठीक है, मतलब जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने उनको यहां पर सपोर्ट किया है उनकी विचारधारा भी यहां पर सुननी पड़ेगी, वो लोग यहां पर क्या सोचते हैं उस पर्टिकुलर मैटर के बारे में, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। He also has to heed to the views and positions of the coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depends। ठीक है, मतलब कि अगर उनके कुछ व्यूज हैं, है ना, अगर वो कुछ अलग तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं या कुछ अलग प्रोविजन वो यहाँ पर इंक्लूड करवाना चाहते हैं, तो उन चीजों के ऊपर भी हमको यहाँ पर फोकस करने की आवश्यकता होगी। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप उनकी बात नहीं मानोगे एक बार दो बार, तो फिर वो क्या करेंगे कि आपकी जो सरकार को उन्होंने सपोर्ट किया हुआ है, मतलब उन्हीं के सपोर्ट से तो कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है ना, तो वो सपोर्ट यहां पर खींच लेंगे। और जब ये सपोर्ट यहां पर खींचेंगे तो इससे यहां पर क्या होगा कि आप ये कह सकते हैं कि सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उनकी पावर को जो है वो लिमिट यहां पर लगती हुई दिखाई देती है जब भी कोलिशन गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब यहां पर क्या हुआ, हमारे यहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे यहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, है ना। मतलब अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में पार्लियामेंट जो है उसका मेन काम यहां पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे यूएस में क्या है, यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां का जो प्रेसिडेंट है आप देखेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा यहां पर काम करते हैं, मतलब वो ज्यादा पावरफुल आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बिहाफ में अगर हम अपने देश को कंपेयर करेंगे तो हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहां पर ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो काम होता है वो केवल नॉमिनल आपको देखने को मिलेगा, रियल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। सो अब ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ज्यादातर कंट्रीज में, इसको यहां पर क्या है कि कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भी यहां पर कहा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको यहां पर क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है, जस्टिफाई करना है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो यहां पर क्यों कहते हैं। सो अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द ऑफिशियल नेम ऑफ द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हर तरीके के जो मिनिस्टर्स हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, चाहे वो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्टर्स हों, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हों, चाहे वो डिप्टी मिनिस्टर्स हों, या फिर आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो भी यहां पर आपको इंक्लूडेड देखने को मिलते हैं। अब यहां पर क्या है कि ऑल द मेजर डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट आर टेकन, ठीक है, टेकन बाय द कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर आप बाई लगा लीजिए। सो यहां पर बोला जा रहा है कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस यहां पर होते हैं, है ना, सरकार के जितने भी डिसीजंस यहां पर होंगे वो किनके द्वारा लिए जाते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा लिए जाते हैं। मतलब कि पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है ना उनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है कि इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल द मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग, द डिसीजंस आर टेकन इन द कैबिनेट मीटिंग्स। ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या है कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है कि भाई यहां पर क्या होगा कि सभी के सभी जो यहां पर आपके अलग अलग तरीके के जो मिनिस्टर्स हैं, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो इंक्लूडेड है वो सब लोग मिले, है ना, सब लोग बात करें, फिर कोई डिसीजन यहां पर लेना है तो वो ले पाए। तो इसलिए क्या होता है कि जो कैबिनेट होता है ना, उसमें जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है और डिसीजन यहां पर लिए जाते हैं। द कैबिनेट वर्क्स एज ए टीम, है ना, कैबिनेट का काम जो है वो टीम की तरह होता है।
द मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस बट एवरीवन हैज टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। मतलब कि आपके कुछ अलग व्यूज यहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट में जो चीजें फाइनल यहाँ पर करी गई हैं उस बात को आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। No minister can openly criticize any decision of the cabinet, so we can say that the parliamentary democracy in the most countries often known as the cabinet form of government। अब क्योंकि यहाँ पर कैबिनेट में जो भी चीजें हुई हैं सबके द्वारा एक्सेप्ट करी गई हैं, कोई किसी को क्रिटिसाइज यहाँ पर नहीं करेगा, सबके जो डिसीजंस हैं उनको यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ज्यादातर जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में आपको यहाँ पर एक गवर्नमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं, और इसीलिए हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज को यहाँ पर कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी जो है वो यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एग्जामिनेशन में रिपीटेडली यहाँ पर जो है वो पूछा जाता है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। कभी भी कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, है ना, किसी भी कॉन्सेप्ट में, तो आप वन शॉट रिवीजन भी देख सकते हो। अगर आपने वो देख लिया है, कोई नया डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी जो है वो जरूर मेंशन करिएगा, ताकि मैं उन चीजों को जो है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर पाऊं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मंडल कमीशन की जो यहाँ पर कहानी सुनाई थी मैंने आपको इस चैप्टर में भी, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर याद रखिए ना कि मंडल कमीशन जो है वो यहाँ पर क्या है, आप ये कह सकते हैं कि 1979 में इसको इस्टेब्लिश यहाँ पर किया गया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है कि इसको हम लोग सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, पहला तो ऑलरेडी यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया गया था 1953 में। ठीक है, 1953। ठीक है, सो यहाँ पर ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था। ठीक है, जिसको यहाँ पर 1979 में इस्टेब्लिश किया गया था, और उसके बाद मिस्टर बीपी मंडल, ठीक है, वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमीशन। ठीक है, तो ये चेयरमैन थे बीपी मंडल साहब, और इनके नाम पर ही इसको मंडल कमीशन जो है वो यहाँ पर कहा जाता है। दिस मंडल कमीशन वॉज गिवन द टास्क टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया टू फाइंड आउट द सोशली एंड एजुकेशनली, ठीक है, बैकवर्ड सेक्शंस इन इंडिया। मतलब भारत में जो यहाँ पर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड यहाँ पर सेक्शन देखने को मिलते हैं, है ना, उनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरीके से उनको यहाँ पर जो है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनको यहाँ पर दी गई थी। और इन्होंने ना 27% जो रिजर्वेशन है, ठीक है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए यहाँ पर 27% रिजर्वेशन यहाँ पर सोशली एंड एजुकेशनली जो यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए यहाँ पर डिफाइन किया था। ठीक है, तो ये चीज भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। आई होप आपको ये चीजें जो है वो यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे सबको समझ में ना कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है ना। नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है वो यहाँ पर नहीं है ना। सो इट इंट्रोड्यूस टू एक्सप्रेस नॉन कॉन्फिडेंस इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्रियों का समूह है, उसमें यहाँ पर क्या है कि सरकार की जो है वो कॉन्फिडेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, मेजॉरिटी देखने को नहीं मिलेगी। The prior information for the introduction of the motion is given to the presiding officer and it must be signed by at least 50 members of the house। ठीक है, मतलब ये है कि अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस करोगे तो 50 मेंबर्स का यहाँ पर सपोर्ट लगेगा, और आप यहाँ पर क्या करोगे, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, जैसे लोकसभा के केस में यहाँ पर स्पीकर है, तो स्पीकर को यहाँ पर 50 मेंबर्स जो है वो यहाँ पर सपोर्ट करते हुए बताएंगे कि हम सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सरकार की मेजोरिटी यहाँ पर नहीं है। During the discussion on no confidence motion, the opposition parties tend to highlight and criticize the government policies। जो भी सरकारी पॉलिसीज यहाँ पर होती हैं उनको ये क्या करते हैं कि उनको जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं। If the motion is passed in the house, the council of minister has to resign and the government is dissolved। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर पास हो जाता है तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आपकी मेजॉरिटी यहाँ पर नहीं है, और मेजॉरिटी नहीं है तो आपको रिजिग्नेशन जो है वो यहाँ पर देना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को भी, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर अपना रिजिग्नेशन दे देंगे। तो ऐसी जो मोशन यहाँ पर होती है इसको हम बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिससे ये पता चलता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी यहाँ पर मेजॉरिटी लोकसभा में है या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हाउ इज अ बिल पास्ड इन पार्लियामेंट, है ना, कोई भी बिल अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में तो वो कैसे पास होता है, इसके बारे में आपको बात करनी है। ठीक है, द बिल इज इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय एनी मेंबर। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादातर जो बिल वगैरह होते हैं ना वो कौन इंट्रोड्यूस करते हैं, वो मिनिस्टर्स जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब एक बिल यहाँ पर ये हो गया कि जो मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होते हैं
कि मेंबर्स जो है वो भी यहां पर जो है वो बिल को यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, मतलब कि वो मिनिस्टर नहीं है, वो केवल एक नॉर्मल मेंबर हैं, वो यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसा जो बिल यहां पर होता है ना, इसको एक टर्म है, याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल वो बिल होता है जो यहां पर क्या होता है कि किसी मिनिस्टर के द्वारा यहां पर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। मिनिस्टर के अलावा कोई भी हो सकता है, वो रूलिंग पार्टी का भी हो सकता है, वो ऑपोजिशन पार्टी का भी हो सकता है। तो ऐसे बिल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे बिल को हम प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो यहां पर कहते हैं, ठीक है। देयर आर 3 रीडिंग्स ऑफ द बिल एंड लेटर इज पुट टू वोट, ठीक है, मतलब इसको क्या करेंगे कि बिल को जो है वो पढ़ा जाएगा पहले 3 बार, और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो वोटिंग यहां पर कराई जाएगी। आफ्टर इट इज पास्ड बाय द वन हाउस इट इज सेंट टू द अदर हाउस, ठीक है। एक बार अगर इस जैसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, लोकसभा में पास हो गया, तो फिर वो राज्यसभा में जाएगा। द बिल पास बाय द पार्लियामेंट इज सेंट फॉर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर मान लीजिए कि वो राज्यसभा में भी यहां पर पास हो गया, तो फिर क्या करेंगे कि प्रेसिडेंट के पास उसको भेजा जाएगा। द बिल बिकम्स ए लॉ आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब उस पर प्रेसिडेंट यहां पर असेंट दे देंगे, तब यहां पर क्या होगा कि वो जो बिल होगा वो यहां पर कानून बन जाएगा। तो ये इस तरीके की पूरी प्रोसेस होती है, जिसके बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि कोई भी बिल जो है वो पार्लियामेंट पे यहां पर पास होगा। बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के कोई भी बिल यहां पर जो है वो कानून नहीं बनता है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाउ द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का जो अपॉइंटमेंट यहां पर होता है वो यहां पर किस तरीके से होगा ये आपको देखना है, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। नॉमिनल हेड जो है वो यहां पर कौन होते हैं देश के, है ना। हेड ऑफ द स्टेट कौन है, वो तो प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का यहां पर रियल हेड आपको देखने को मिलेगा वो यहां पर कौन है, वो आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, सो आर्टिकल 75 में ये बात यहां पर मेंशन करी गई है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यहां पर क्या करते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो किसी को भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं, है ना। द प्रेसिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब कि जो भी पार्टी जिसको यहां पर सबसे ज्यादा सीट्स यहां पर मिली हैं, ठीक है, उसका जो लीडर होगा उसको यहां पर क्या किया जाएगा, जो प्रेसिडेंट होंगे वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहां पर उसको अपॉइंट करेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट यहां पर फॉर्म नहीं होती है, तो फिर इस पर्टिकुलर केस में जो है वो प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि अपने डिस्क्रेशन का यहां पर प्रयोग करेंगे, है ना। मतलब अपनी बुद्धि का यहां पर प्रयोग करके आप कह सकते हैं कि जिनको लगेगा कि यार अगर मैं इसे यहां पर प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करूंगा तो ये मेजॉरिटी जो है वो यहां पर प्रूव कर सकता है, ठीक है। तो वो ऐसे लोगों को जो है वो डिस्क्रेशन के तहत फिर यहां पर अपॉइंट करेंगे। अदरवाइज जो भी पार्टी यहां पर मेजॉरिटी पार्टी होगी उसके लीडर को यहां पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर यहां पर अपॉइंट किया जाता है। और ये सब चीजें आर्टिकल 75 में जो है वो यहां पर मेंशन करी गई हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, राइट एनी 3 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो मैंने इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, लेकिन आप इसको पॉइंट फॉर्म में भी लिखोगे तो 3 से ज्यादा पॉइंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो आपको 3 पावर और फंक्शंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिखने हैं, और यहां पर याद रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर डिसाइड द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। मतलब कि किस किस को यहां पर मंत्री बनाना है, ठीक है। चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज हो, है ना। ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन से मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये बात कौन डिसाइड करता है, ये प्राइम मिनिस्टर यहां पर डिसाइड करेंगे। प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस, ठीक है। मतलब कि किसको कौन सा मंत्रालय यहां पर देना है, किसको डिफेंस मिनिस्टर बनाना है, किसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, ये सब चीजें प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा। प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कभी भी अगर मान लीजिए कि कोई मीटिंग वगैरह होती है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो उस मीटिंग की जो अध्यक्षता यहां पर होती है वो किसके द्वारा की जाती है, वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अगर कभी भी सरकार की कोई बात होगी तो लोग सीधे क्वेश्चन किससे पूछेंगे, प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी यहां पर गवर्नमेंट है उसका हेड, और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट है उसका जो लीडर यहां पर आपको देखने को मिलेंगे वो प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये 4 पावर और फंक्शंस हमने यहां पर जो है वो डिस्कस कर लिए, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने वन शॉट रिवीजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है ना। उसी तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर मैं दोबारा आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप चीजों को दोबारा अगर पढ़ोगे ना तो आपको एकदम कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, और फिर लिखने में फिर आपको कोई इश्यू यहाँ पर नहीं होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, दिया हुआ है, हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, है ना। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन यहां पर होता है वो किस तरीके से होगा। सो सबसे पहली बात तो याद रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड,
है ना, मतलब इसमें क्या होता है कि जनता डायरेक्टली यहाँ पर वोट नहीं डालती है ना, इसमें क्या होता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई एन इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में यहाँ पर क्या होता है कि काफी सारे मेंबर, ठीक है, जैसे अगर हम देखेंगे लोकसभा के मेंबर, ठीक है, प्लस राज्यसभा के मेंबर, प्लस विधानसभा के मेंबर, ठीक है, इसके जो भी यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आएंगे, जो भी आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं इन सब लोगों को मिलाकर आप ये कह सकते हो कि एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और उसके बेसिस पे यहाँ पर इनको वोटिंग वगैरह जो है वो यहाँ पर की जाती है। द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर अलग अलग वैल्यू वगैरह होगी, है ना, मतलब इसमें ये ध्यान रखना है कि अब जैसे यूपी वगैरह में क्या है कि लोकसभा में राज्यसभा में सीट सबसे ज्यादा है, तो ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। हमें क्या करना है कि जो जनसंख्या यहाँ पर है ना उसके बेसिस पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो सभी जगह से प्रोवाइड करना है। द इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन, याद रखिएगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन और जो भी विधानसभा के इलेक्शन होते हैं वो सब चीजें जो है वो इलेक्शन कमीशन यहाँ पर कराता है। On the date of election, the MPs and MLAs cast their vote. The candidate with maximum vote is declared winner. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि जिसको सबसे ज्यादा यहाँ पर वोट मिलेंगे वो यहाँ पर जीत जाएगा, है ना, मतलब 50% से ज्यादा अगर आपको वोट मिले तो आप विनर यहाँ पर हो जाएंगे। सो इसमें से ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ये इलेक्टोरल कॉलेज हो गया, है ना, और केवल इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर काम करता है। तो इन सब चीजों को अगर आप अपने आंसर वगैरह में अंडरलाइन कर दोगे तो टीचर को ये समझ में आ जाएगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो तुम्हें पता है और तुमने अपने आंसर में यहाँ पर मेंशन किया है, तो वो चीजों के ऊपर जल्दी नजर पहुंच जाएगी और फिर उससे आंसर जो है वो आपका पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23, राइट एनी 3 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के 3 एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो आपको लिखनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला तो यही हो गया कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या करते हैं कि लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो उसको अपॉइंट करते हैं, है ना, मतलब जो भी मेजॉरिटी पार्टी होगी जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स यहाँ पर होंगी, ठीक है, उसका जो भी लीडर यहाँ पर होगा उसको यहाँ पर क्या करेंगे, उसको जो है वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के रूप में यहाँ पर अपॉइंट कर दिया जाएगा। दूसरी बात, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, है ना, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर होते हैं। उसके बाद द प्रेसिडेंट अपॉइंट द यूपीएससी मेंबर्स एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, मतलब यूपीएससी चेयरमैन भी हो गए और आपके जो यूपीएससी मेंबर्स होते हैं सब लोगों का जो अपॉइंटमेंट यहाँ पर होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इवन इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट इनके द्वारा ही करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद इसमें एक चीज आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, उनका भी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा इसमें प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद जो है वो प्रेसिडेंट यहां पर काम करेगा, अपने हिसाब से नहीं करेंगे कि किसी को भी मिनिस्टर बना दिया। प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलेंगे उसको ही यहां पर मिनिस्टर जो है वो यहां पर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स हो गई जो कि प्रेसिडेंट की हमने यहां पर डिस्कस करी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज मीन्ड बाय द इंडिपेंडेंस, ठीक है, या इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, यहां पर क्या है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप यहां पर इंडिपेंडेंट भी कर लेते हो, है ना, जैसे हम ये बोलते नहीं है कि जुडिशरी जो है वो यहां पर कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट यहां पर होनी चाहिए। तो इसका मीनिंग यहां पर क्या है ना। अब इस तरीके की लैंग्वेज में भी जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है पहले और दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको जो लिखना है कंटेंट वो सेम ही लिखना है। सो व्हाट इज मीन्ड बाय द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, इंडिपेंडेंट भी कर सकते हो, इंडिपेंडेंस भी कर सकते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेटिव और द एग्जीक्यूटिव, है ना, मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि 3 इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेटिव ब्रांच हो गई, एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो गई और जुडिशरी ब्रांच हो गई। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये हुआ कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं है ना, ना तो पार्लियामेंट के कंट्रोल में है, ना तो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में है, प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में, मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव है उनके कंट्रोल में भी नहीं है। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन द पावर, है ना, मतलब जो भी यहाँ पर हाई कोर्ट के जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, वो जो चीजें सही हैं, है ना, जो एविडेंस उनके सामने यहाँ पर है उनके बेसिस पे अपना निर्णय सुनाएंगे। ये नहीं कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है ना, या जिसकी सरकार यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है वो बोल रही है कि भाई आप इस तरीके से निर्णय यहाँ पर दीजिए, तो वैसे यहाँ पर नहीं चलता है। ठीक है, वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, he she is assured security of services and cannot be removed from their office before the expiry of his or term
एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। देखो इसमें सिंपल सी बात यहां पर ये बताई गई है कि अगर मान लीजिए कि जजेस को आपने अपॉइंट किया, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में हो, तो उनको ना वहां से हटाया नहीं जा सकता है ना, कि भाई आपने क्या कर दिया कि उनकी जो सर्विस कंडीशंस है उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया है ना, या आप ये कह सकते हैं कि उनको आपने रिमूव कर दिया अपने मन से, तो रिमूव नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के जज हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उनको हटाने का मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। मतलब ये मान लीजिए कि इतना डिफिकल्ट है कि आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को और हाई कोर्ट के जज को जो है वो यहां पर रिमूव नहीं किया गया है। लेकिन रिमूव किया जा सकता है, लेकिन केवल 2 ग्राउंड है। पहली बात प्रूव्ड मिसबिहेवियर है ना, अगर उन्होंने कुछ मिसबिहेव यहां पर किया है और वो चीज यहां पर प्रूव हो गई है, या फिर इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी का मतलब ये होता है कि वो काम करने में असमर्थ है ना, फिजिकल कारणों से हो सकता है, मेंटल कारणों से हो सकता है, वो अपना काम नहीं कर पा रहे, तो इस वजह से उनको जो है वो यहां पर हटाया जा सकता है। तो अब हमने क्या कर दिया कि उनको सिक्योरिटी ऑफ सर्विस भी है वो भी हमने एश्योर कर दी है, और साथ ही साथ यहां पर क्या है कि उनको जबरदस्ती आप रिमूव नहीं कर सकते हो कि आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं तो आपने उनको रिमूव कर दिया, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। जुडिशरी हैज द पावर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि अगर यहां पर सरकार जो है वो यहां पर मनमानी कर रही है ना, अपने हिसाब से कोई भी कानून बना दिया, तो उन सब चीजों को चेक करने के लिए जो है वो यहां पर क्या करेगी, जुडिशरी बैठी है, वो देखेगी कि भाई जो भी यहां पर कानून बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली यहां पर करेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड जो है वो यहां पर करार दे दिया जाएगा। मतलब नल एंड वॉइड का मतलब है कि ये जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, इट चेक्स माल प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स। अगर यहां पर लगता है उनको कि कुछ गड़बड़ हो रही है, पब्लिक ऑफिशियल मतलब जो सरकारी लोग हैं, तो उसमें से क्या है कि जो गलत चीजें हो रही है, करप्शन वगैरह है, उन सब चीजों की भी यहाँ पर जुडिशरी जो है वो यहाँ पर जांच कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर लिखेंगे व्हाट इज द मीन्ड बाय इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो भी सही है, या फिर आप इसमें ये लिख सकते हो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ना, इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो दोनों चीजें सही हैं। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो यहां पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, जब भी हम जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देखने को मिलेंगे है ना, जिसको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट वगैरह भी कहते हैं। उसके बाद ऊपर जाओगे तो यहां पर आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद यहां पर सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया तो अब आप कहीं और नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये एपेक्स यहां पर कोर्ट है। एपेक्स मतलब सबसे बड़ा कोर्ट। तो अब यहां पर इनके जो फंक्शंस हैं वो आपको बताने की क्या है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी नागरिक है, ठीक है, भारत के जो नागरिक हैं उनके बीच में अगर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट यहां पर होता है तो उसको ये रिजॉल्व करते हैं। इट लुक्स इनटू द डिस्प्यूटेड इश्यूज बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब कि क्या है, देखिए पहली बात यहां पर क्या है कि सिटीजन और सिटीजन के बीच में जो इश्यू यहां पर होगा, सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई इश्यू यहां पर होता है ना, तो इसको भी यहां पर ये देखते हैं। इट रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है ना, 2 या 2 से ज्यादा जो भी स्टेट गवर्नमेंट होती है उनके बीच में जो इश्यूज हैं उनको भी यहां पर देखेंगे। इट लुक्स इनटू द मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। मतलब कि अलग अलग तरीके की जो यहां पर आपके डिस्प्यूट्स होते हैं अलग अलग लेवल पर, वो सब चीजें देखने की जिम्मेदारी जो होती है वो किसकी होती है, वो आपकी जुडिशरी की आपको देखने को मिलेगी, या आप जुडिशियल सिस्टम जो है उसको यहां पर देख सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंडियन जुडिशरी है वो यहां पर आपको काम करती हुई दिखाई देती है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपके बुक में मेंशन है, उन्हीं को आप पॉइंट्स के फॉर्म में जो है वो यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, एक्सप्लेन एनी 5 मेजर पावर एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के 5 मेजर पावर और फंक्शंस के बारे में आपको बात करनी है। पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको पॉइंट्स के फॉर्म में भी यहां पर बता दूंगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि पहला बात तो यह है कि पार्लियामेंट जो है वो फाइनल अथॉरिटी है कि किसी भी कंट्री में कोई भी कानून अगर यहां पर बनेगा है ना, जैसे हमारे देश के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो कानून बनाने की जो जिम्मेदारी है वो किसके ऊपर है, वो पार्लियामेंट के पास आपको देखने को मिलेगा। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। ठीक है, और इसी वजह से इनको क्या कहते हैं कि मतलब लॉ बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये लेजिस्लेशन वाला यहां पर काम कर रहे हैं, और इसी वजह से इनको लेजिस्लेचर भी यहां पर कहा जाता है। पार्लियामेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंजिंग एग्जिस्टिंग लॉज और एबॉलिशिंग एग्जिस्टिंग लॉज एंड मेक न्यू वंस इन देयर प्लेस। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे दूसरा पॉइंट यहां पर ये बताया गया है कि ये लोग क्या कर सकते हैं कि नए लॉज यहां पर बना सकते हैं, जो पुराने लॉज थे उनको चेंज कर सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग लॉज का मतलब जो पहले से कानून चल रहे हैं उनको एबॉलिश कर देंगे और उसकी जगह पर नए कानून है वो यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया।
पार्लियामेंट एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोस हु रन द गवर्नमेंट, है ना, मतलब कि जो ऑपोजिशन वगैरह होता है वो यहां पर क्या करेगा कि जो गवर्नमेंट को यहां पर रन कर रहे हैं, जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल भी करेंगे। कैसे करेंगे कंट्रोल? उनसे क्वेश्चंस वगैरह यहां पर पूछेंगे, उनकी जो पॉलिसीज हैं उससे रिलेटेड जो भी यहां पर क्रिटिसिज्म होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि जो सरकार को चला रहे हैं लोग, उनके ऊपर कंट्रोल यहां पर बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ओनली विद द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, है ना, सरकार जो है जब तक यहां पर कोई बिल यहां पर पास नहीं होगा, है ना, दोनों हाउसेस में, तब तक यहां पर क्या है कि कानून नहीं बनेगा। सो गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ओनली विद द सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट का सपोर्ट यहां पर जो है वो मस्ट है। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव, ठीक है, मतलब अगर सरकार के पास जो भी चीजें यहां पर अवेलेबल हैं उनको अगर वो यहां पर क्या करना चाहते हैं, उन पैसों का प्रयोग करना चाहते हैं, तो यहां पर क्या है कि पार्लियामेंट पहले परमिट करेगा, उसके बाद ही वो चीजें जो है वो आप यहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज एंड नेशनल पॉलिसीज, ठीक है, राष्ट्रीय जो यहां पर चीजें हैं, ठीक है, जो राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें जो भी यहां पर इंपॉर्टेंट पब्लिक इश्यूज होते हैं उन चीजों को डिस्कस करना, उनके ऊपर डिबेट करना, क्या चीजें सही है क्या चीजें गलत हैं, वो सब चीजें कहां पर होंगी, ये पार्लियामेंट में आपको देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से ये मैंने आपको 6 पॉइंट्स यहां पर बता दिए, तो आप इन 6 में से 5 यहां पर कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, कमेंट सेक्शन आप सब लोगों के लिए ओपन है, ठीक है, आप सब लोग उसमें कमेंट पे जो है वो अपने डाउट्स वगैरह पूछिएगा, सो दैट मैं यहाँ पर चीजों को और अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको समझा सकूं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। अभी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि कंपेयर बोथ द हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इन 5 पॉइंट्स, ठीक है। आप ये तो कर ही सकते हैं, है ना, कि लोकसभा और राज्यसभा को 5 पॉइंट्स में जो है वो कंपेयर करना है। देखो जैसे अगर आप कंपेयर करने की बात करें ना, तो पहली बात यहाँ पर क्या है कि पहली बात तो स्ट्रेंथ के ऊपर कर दो, है ना, पहला पॉइंट जो है वो स्ट्रेंथ के ऊपर बता दो। जैसे लिखा हुआ है कि राज्यसभा हैज स्ट्रेंथ ऑफ 250 मेंबर्स वेयर एज लोकसभा हैज 543 मेंबर्स, ठीक है, तो ये आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद द राज्यसभा कैन इंट्रोड्यूस ओनली ऑर्डिनरी बिल वेयर एज लोकसभा कैन इंट्रोड्यूस बोथ ऑर्डिनरी एंड मनी बिल, है ना। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि बिल के ऊपर बात कर सकते हो कि राज्यसभा जो है वो यहाँ पर क्या कर सकता है। आप ना इसमें 250 और 543 वाला भी लिख सकते हैं, या फिर 250 की जगह पे 245 भी लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये 543 करंट स्ट्रेंथ, 245 जो है वो करंट स्ट्रेंथ है, 250 या फिर आप यहां पर क्या करोगे 552 भी लिख सकते हो आप, है ना। तो दोनों में से कोई भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं उसमें। फिर उसके बाद यहां पर क्या है कि बिल लोकसभा में क्या होगा कि मनी बिल भी आ जाएगा, ऑर्डिनरी बिल भी आ जाएगा, है ना, लेकिन राज्यसभा में क्या है कि केवल ऑर्डिनरी बिल आपको देखने को मिलेगा। रिगार्डिंग टू एनी बिल राज्यसभा हैज ओनली रिकमेंडिंग पावर, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई भी बिल अगर यहां पर होता है तो राज्यसभा के पास क्या है कि केवल रिकमेंडिंग पावर होगी, मतलब कुछ रिकमेंडेशंस यहां पर देंगी, लोकसभा उसे मान भी सकता है नहीं भी मान सकता है। इट्स सजेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन द लोकसभा, ठीक है, मतलब लोकसभा के ऊपर जो है वो यहां पर वो चीज बाइंडिंग नहीं है। द राज्यसभा हैज नो कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वेयर एज द लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय एक्सरसाइजिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। तो आप यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर भी जो है वो यहां पर आप बता सकते हैं, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कहां पर होगा, वो लोकसभा में होगा, राज्यसभा में नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि इन केस ऑफ एनी ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस इट इज द चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग, ठीक है, मतलब कि जब भी यहां पर ज्वाइंट सेशन वगैरह होगा, ठीक है, तो वो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि उसको प्रिसाइड कौन करेगा, वो स्पीकर करेगा। बाकी लोकसभा जो है वो यहां पर आपको ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू राज्यसभा, है ना। फिर लोकसभा का जो चेयरमैन होता है उसको स्पीकर बोलते हैं, और राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उसको हम चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। तो वो चीज आप यहां पर लिख सकते हैं। तो अगर आपके बेसिक्स यहां पर क्लियर हैं, तो बेसिक्स अगर आपके क्लियर होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप चीजों को जो है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करोगे, है ना। जैसे राज्यसभा का स्ट्रेंथ अगर हमने यहाँ पर ये 250 लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया 238 + 12, ठीक है। और यहां पर अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 530 + 20, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग बता देना, क्यों, क्योंकि वो जो दो चीजें हैं ना वो मैं यहां पर क्या करूंगा, उसको एलिमिनेट कर दूंगा। इसका कारण यहां पर क्या है, क्योंकि वो जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का जो अपॉइंटमेंट यहां पर होता था वो चीजें अब यहां पर समाप्त कर दी गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि आप जो भी पॉइंट है इनको यहां पर मेंशन करके डिफरेंशिएट कर सकते हो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है कि कैन यू एक्सप्लेन 3 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। भारत का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें जो 3 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसको आपको एक्सप्लेन करना है।
सो लेजिस्लेचर में क्या लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर द इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस, द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट इज लेजिस्लेचर। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, लेकिन इन शॉर्ट अगर आप लिखना चाहें तो आप इस तरीके से चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, कि प्राइम मिनिस्टर और जो भी यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस वगैरह होते हैं वो यहाँ पर लेते हैं, और आप ये कह सकते हैं कि जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है सरकार की, है ना, उसको हम यहाँ पर लेजिस्लेचर यहाँ पर कहते हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स मतलब परमानेंट एग्जीक्यूटिव वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इंप्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन, लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी इज एग्जीक्यूटिव। है ना, मतलब जो भी कानून यहाँ पर लेजिस्लेचर ने बनाया है अब उसको इंप्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना, बिना इंप्लीमेंटेशन के वो जो पॉलिसीज आपने बनाई है उसका बेनिफिट लोगों को कैसे मिलेगा। तो उन चीज़ों को इंप्लीमेंट करने के लिए जो बॉडी यहाँ पर होती है, इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलेगा, उसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा जो इंस्टीट्यूशन है इसको हम बोलते हैं जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट्स आर फाइनली सेटल्ड, ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया टुगेदर नोन एज द जुडिशरी ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा हमारे जितने भी कोर्ट्स है ना दे आर इंटीग्रेटेड, है ना। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि सब लोग जो हैं वो आपस में आपको कनेक्टेड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, फिर आपके हाई कोर्ट हो गए, है ना, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, ये सब चीज़ें जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपको लगता है कि भाई आपके जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन सही तरीके से नहीं दिया गया तो हाई कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन के केस में यू कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो भी आपके घर के पास में हो आप डायरेक्टली वहां पर जा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डू वी नीड इंस्टीट्यूशंस फॉर गवर्निंग अ कंट्री। किसी भी कंट्री को गवर्न करने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर हैं, जो मैंने अभी आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बताए, इनकी क्यों आवश्यकता है ये चीज आपको बतानी है। द इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल। है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर सिक्योरिटी वाली चीज होती है अपने नागरिकों को जो भी फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड करनी होती है, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, उन चीज़ों के बारे में बात हो रही है। इट कलेक्ट टैक्सेस एंड स्पेंड्स मनी एंड रोज ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके का जो भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि टैक्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, फिर डिफेंस वगैरह में, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह में उस फंड को यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं। द इंस्टीट्यूशंस टेक डिसीजन एंड मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। है ना, कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हमको सही तरीके से चलाना है तो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर क्या करते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह जो हैं वो आपको बनाते हुए दिखाई देते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी डिस्प्यूट यहाँ पर आता है, ठीक है, या उनके इम्प्लीमेंटेशन में आता है, तो यहाँ पर क्या है कि कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ पर होता है कि जो यहाँ पर क्या करेगा, जो ये डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है ना। इंस्टीट्यूशन ऑल्सो इम्पार्ट द ड्यूटीज एंड डिसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिफरेंट बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी अलग अलग तरीके की बॉडीज वगैरह होती है ना, आपका जुरिस्डिक्शन कहाँ पर है, आपकी ड्यूटीज यहाँ पर क्या है, इन चीज़ों के बारे में भी जो है वो चीज़ों को यहाँ पर बताता है। तो बेसिकली क्या है कि इंस्टीट्यूशंस होने से ना रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर होंगी, एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा, लोगों को अकाउंटेबल यहाँ पर बनाया जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलेगी, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और जो भी डेवलपमेंट पॉलिसीज यहाँ पर होती है, प्रोग्राम्स होती हैं, उन चीज़ों को हम सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। और सब लोग क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है, बट वो भी आपको देखने को मिलेगा कि वो इंटरकनेक्टेड देखने को मिलता है। कानून बनेगा, उसको इंप्लीमेंट करना है, वो कानून सही बना है या नहीं बना है उसको क्रॉस चेक करना है, तो जुडिशरी का यहाँ पर काम होगा। तो इसलिए क्या होते हैं कि किसी भी देश को गवर्न करने के लिए इंस्टीट्यूशंस का जो रोल यहाँ पर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस आंसर को यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, गिव एनी 5 फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अभी हमने पार्लियामेंट के बारे में बात की थी, पार्लियामेंट के फंक्शंस के बारे में बात किया था, अब यहाँ पर गवर्नमेंट के फंक्शंस के बारे में बात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि पहला तो यही हो गया कि भाई गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो भी नागरिक है उनको सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड करे, जैसे एजुकेशन की फैसिलिटी होती है, हेल्थ की फैसिलिटी वगैरह होती है, वो चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करे। ये जो सरकार होती है उसका काम ये होता है कि ये क्या करते हैं कि टैक्सेस वगैरह जो है इसको कलेक्ट करते हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में, डिफेंस में, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में उसका यहाँ पर जो है वो खर्चा लेते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तीसरी बात जो गवर्नमेंट यहाँ पर होती है उसका काम ये भी होता है कि द गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन एंड मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि जो चौथा वाला पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑल्सो इम्पार्ट द ड्यूटीज एंड डिसीजन, ठीक है, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो एक पॉइंट आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद अगर आप अगली चीज यहां पर देखेंगे तो पांचवी चीज आप यहां पर ये लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है, ठीक है, जो भी यहां पर जनता के इश्यूज होते हैं, ठीक है, जनता के जो भी अलग अलग तरीके के इश्यूज वगैरह होते हैं उनको सुनती है ना, उस पर जो है वो डिस्कशन वगैरह यहाँ पर करती हैं, ठीक है, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, डोमेस्टिक पॉलिसीज वगैरह कैसी होनी चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के काम हैं जो आपको सरकार के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। अब इसमें अगर आप देखोगे इंस्टीट्यूशंस का भी यही काम है ना, और सरकार का भी यहाँ पर क्या इसी तरीके का काम आपको देखने को मिल रहा है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके से अप्रोच अपनी रखनी है, ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई डू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है मोर पावर्स देन द परमानेंट एग्जीक्यूटिव? जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं जैसे कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, इनके पास ज्यादा पावर देखने को मिलेगी आईएएस और आईपीएस के तुलना में। ऐसा क्यों होता है? सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है और यहाँ पर जनता के पास जो है वो सबसे ज्यादा पावर आपको देखने को मिलेगी। सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, देयरफॉर दे आर मोर एम्पावर्ड, ठीक है, क्योंकि जनता ने उनको इलेक्ट किया इसलिए वो ज्यादा एम्पावर्ड है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर आंसरेबल टू द पीपल, है ना, लोग किससे सवाल पूछेंगे? आईएएस आईपीएस से सवाल थोड़ा ना पूछेंगे, वो तो उन्होंने जिसको वोट दिया उससे सवाल यहाँ पर पूछेंगे। तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आंसरेबल होते हैं किसको? जनता को। परमानेंट एग्जीक्यूटिव वर्क्स अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जो भी यहाँ पर डेली बेसिस के काम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे उसमें क्या करते हैं कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो यहाँ पर क्या करेंगे? मंत्री जी की जो है वो मदद करेंगे, है ना, क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर जो है वो ज्यादा नॉलेज है। सभी पॉलिसी डिसीजंस यहाँ पर होते हैं वो यहाँ पर किसके द्वारा लिए जाएंगे? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। मतलब चीजें यहाँ पर समझा दी जाएंगी, है ना, कि सर ऐसा ऐसा काम करना है। अब वो किस तरीके से काम होगा वो यहाँ पर जो चीजें फाइनल करेंगे वो कौन करेंगे? वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो यहाँ पर फाइनल करेंगे। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स इंप्लीमेंट द डिसीजन टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, है ना, जो भी यहाँ पर राजनीतिक जो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने जो भी डिसीजन लिया उसको इंप्लीमेंट करने का काम जो है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का होगा, ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, दे आर क्वालिफाइड एंड एजुकेटेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं कि रास्ता जो है वो दिखाने का काम जो है वो किसका होगा? वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव का होगा, लेकिन डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाली की जो जिम्मेदारी यहाँ पर होती है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इसी वजह से क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव से ज्यादा पावरफुल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय जुडिशियल रिव्यू? जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर क्या होता है? एंड हु हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए आपसे, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का मतलब कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है ना, कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसको इंटरप्रेट करना, उसका सही मीनिंग यहाँ पर निकालना, ये काम किसका होता है? वो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, जुडिशियल रिव्यू रिफर्स टू द पावर ऑफ जुडिशरी टू डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेटिव और द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेदर द यूनियन लेवल और एट द स्टेट लेवल इफ दे फाइंड सच ए लॉ और एक्शन इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि अगर भाई सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उन्होंने यहाँ पर अगर कोई कानून बनाया है, तो अब अगर मान लीजिए कि जुडिशरी को ये लगता है कि यार ये कानून जो है वो यहाँ पर अगेंस्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस यहाँ पर लिखे गए हैं ना उनके अगेंस्ट में आपको देखने को मिल रहा है, तो ये लोग क्या करेंगे? ये सिंपली जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे? उस कानून को पढ़ेंगे और उनको अगर लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिंसिपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, प्रोविजन यहाँ पर दिए गए हैं, उनके अगेंस्ट में यहाँ पर ये पर्टिकुलर कानून है, तो उसको क्या कर देंगे कि इसको जो है वो नल एंड वॉइड यहाँ पर डिक्लेयर कर देंगे। Judiciary can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country when it is challenged before them, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई भी कानून जो देश में हमारे इंप्लीमेंट किया गया है, अगर उसको जुडिशरी के सामने चैलेंज यहाँ पर किया जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है ना, तो वो क्या करेंगे? उसकी वैलिडिटी जो है वो यहाँ पर चेक करते हुए आपको दिखाई देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज आल्सो रूल्ड दैट द कोर और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट, है ना, मतलब कि जो कुछ सिद्धांत होते हैं, है ना, जिनके बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा संविधान आपको देखने को मिलेगा, उनको जो है वो आप यहाँ पर क्या है कि चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बात जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात थी ना, ये 1973 का एक केस था, ठीक है, केशवानंद भारती केस, जिसमें यहाँ पर ये बात बताई गई थी कि कोई भी कानून वगैरह, कोई भी प्रोविजन होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर चेंज नहीं कर सकेंगे, है ना, वही चीजें जो है वो यहाँ पर वैलिड आपको देखने को मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एंड हैज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट वगैरह यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच में आपको डिफरेंस लिखने हैं, है ना। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस लिखो। सो पहला पॉइंट है कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एग्जीक्यूटिव इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड आर कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, है ना। जैसे हमारे जो मंत्री वगैरह होते हैं ये 5 साल के लिए इलेक्ट होते हुए दिखाई देंगे आपको, है ना। तो इनका क्या है कि टाइम पीरियड फिक्स है। लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अब जैसे आईएएस आईपीएस कब तक रहेंगे, जब तक उनकी एज रहेगी, है ना। तो इसमें क्या है कि सरकारें आ रही हैं, सरकारें जा रही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे यहाँ पर काम करेंगे। अब उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक बिग डिसीजंस आर एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जैसे कैबिनेट मिनिस्टर हो गए आपके, है ना, प्राइम मिनिस्टर वगैरह हो गए, ये लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, तो ऐसे लोगों को हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो यहाँ पर कहते हैं। सिविल सर्वेंट्स आर एग्जांपल्स ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव, है ना। जैसे आईएएस ऑफिसर हो गए, है ना, आईपीएस ऑफिसर वगैरह, ये सब क्या है कि ये आपको परमानेंट एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स आर आंसरेबल टू द पीपल, है ना। परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स आर आंसरेबल टू द गवर्नमेंट, है ना। आईएएस आईपीएस को जवाब देना पड़ेगा, सरकार अगर उनसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछेगी। लेकिन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो जनता को यहाँ पर जवाब देंगे। उसके बाद जितने भी पॉलिसी डिसीजंस वगैरह होते हैं, है ना, वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा लिए जाते हैं। परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर काम करते हैं, है ना। और जो भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर होता है उसमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की मदद करते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड यहाँ पर कोई इशू है ना, कोई पॉलिसी है, तो मंत्री जी को हो सकता है कि ज्यादा ना पता हो, है ना। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप ये कह सकते हैं कि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होंगे वो उनकी यहाँ पर मदद करेंगे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स वर्क टिल द हाउस इज डिसॉल्व्ड और देयर 5 years टर्म इज ओवर, है ना। परमानेंट एग्जीक्यूटिव रिमेन्स इन ऑफिस इवन गवर्नमेंट चेंज। अगर सरकार बदल भी जाती है तो भी अगर आप देखेंगे तो जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। मतलब जब तक उनका रिटायरमेंट यहाँ पर नहीं आएगा तब तक वो लोग यहाँ पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर परमानेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनके बीच में 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंस। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन। ठीक है, जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में अलग अलग जगह पर यहाँ पर पूछे गए हैं, उनका एक सेट मैंने आपको प्रोवाइड किया है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस पूरे के पूरे चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन देख लो एक बार, है ना। और उसके बाद जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ाए हैं वो देख लोगे तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो वहाँ पर मैंने कवर करा हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उससे आपको ना ज़्यादा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और फिर आपको चीज़ों को समझने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। और अगर आपको कोई और डाउट यहाँ पर रहता है तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल। आप लोग यहाँ पर ज़रूर मेंशन करिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर पूछनी है और क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, बाकी जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी यूट्यूब चैनल यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। ठीक है, जिसमें सभी कंटेंट आपको हिंदी माध्यम में प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी आपको प्योर हिंदी में यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उसको भी यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर चैनल के बारे में यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर केजी से लेकर क्लास 10 तक की जो क्लासेस होती हैं वो 100% आपको फ्री यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट की वीडियोस को एक अरेंज फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आप उसे विजिट करके आज ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में, सेशन के बारे में पता चले और अपने एग्जामिनेशन के लिए वो अच्छी तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर कर सकें। तो अभी तक हमने ये पूरा का पूरा जो आपका सिविक्स वाला डिस्कशन है टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कर लिया। अब आपका जो अगला चैप्टर यहाँ पर मैं कवर करूंगा उसमें हम पॉवर्टी के बारे में बात करेंगे, जो इकोनॉमी का सेशन होगा। इसके बाद आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो हैं टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए सब चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम नई चीज़ यहाँ पर शुरू करेंगे। तो अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ मिलूंगा, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।